कहानी की शुरुआत जापान के प्रिजन आइलैंड से होती है, जहां गन यानी गार्डियन यूनिट ऑफ नेशन की एक हाई सिक्योरिटी जेल मौजूद थी। यहीं पर एक बेहद खतरनाक प्राणी को कैद करके रखा गया था। उसका नाम था शैडो। शैडो पिछले 50 सालों से गहरी नींद में बंद पड़ा था, लेकिन अचानक लैब का सिस्टम हैक होने लगता है, अलार्म बजने लगते हैं और उसी पल शैडो की आंखें खुल जाती हैं। पूरी फैसिलिटी में अफरा तफरी मच जाती है। वहां मौजूद ऑफिसर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो तुरंत हथियार लेकर शैडो को रोकने के लिए उसकी कैद वाली कैप्सूल के पास पहुंचते हैं, लेकिन शैडो एक ही पंच में उस कंटेनर को तोड़ देता है और फिर वो अपनी टेलीपोर्टेशन और सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए गन के सैनिकों को एक एक करके बेहोश करने लगता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। कुछ ही पलों में शैडो उस पूरी फैसिलिटी से निकल जाता है और सीधे टोक्यो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। अब कहानी हमें लेके आती है ग्रीन हिल्स में, जहां सोनिक, टेल्स और नकल्स टॉम और मैडी के साथ खुशी से रह रहे थे। आज ये तीनों एक मजेदार रेस करने वाले थे। नकल्स गर्व से कहता है, मैं इस फैमिली का चैंपियन हूँ और मैं हमेशा जीतता हूँ। सोनिक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पूरे यूनिवर्स के सबसे तेज क्रीचर को चैलेंज करना चाहते हो? मैडी रेस शुरू करती है और तीनों बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ते हैं। सोनिक सबसे तेज आगे बढ़ रहा था, लेकिन टेल्स भी अपनी पूंछ की मदद से उड़ते हुए तेजी से आगे निकल रहा था। नकल्स भी पीछे नहीं था और वो सोनिक को चिढ़ाता जा रहा था। अब सोनिक अपनी फुल स्पीड लगा देता है और एक ही पल में पूरे ग्रीन हिल्स का चक्कर लगाकर फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। वो खुशी से चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है टेल्स और नकल्स पहले से ही वहां खड़े थे। सोनिक हैरान रह जाता है, ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे हार गया? जब वो उन्हें छूता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों होलोग्राम थे, जिन्हें टेल्स ने अपने गैजेट की मदद से बनाया था। सोनिक तुरंत वापस स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाता है और वहां पहुंचते ही टॉम, मैडी और बाकी सभी उसे सरप्राइज देते हैं। आज सोनिक का हैप्पी बी अर्थ डे था। टॉम समझाता है कि ये दिन उस दिन की सालगिरह है जब सोनिक पहली बार पृथ्वी पर आया था, इसलिए बर्थडे की जगह उन्होंने इसे बी अर्थ डे कहा। अब सोनिक को समझ आता है कि वो रेस सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए थी। नकल्स कहता है, हम तुम्हारे लिए पार्टी करना चाहते थे क्योंकि तुम हमारे हीरो हो। टेल्स भी मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो हम कभी दोस्त भी नहीं बनते। टॉम भावुक होकर कहता है, सोनिक, जिस दिन तुम इस धरती पर आए थे उसी दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। अब हम सब एक फैमिली हैं। और फिर सभी मिलकर पार्टी करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सोनिक टॉम को धन्यवाद कहता है। फिर वो उस पुरानी गुफा में जाता है जहां वो पृथ्वी पर आने के बाद कई सालों तक छिप कर रहा था। टॉम भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। गुफा के अंदर टॉम को दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई देती है। वो पूछता है, ये किसकी तस्वीर है? सोनिक जवाब देता है, ये लॉन्गक्लो है, जिन्होंने मुझे बचपन में पाला था। मैंने ये पेंटिंग इसलिए बनाई ताकि मैं उन्हें कभी भूल न सकूं। सोनिक थोड़ा भावुक होकर कहता है, मुझे अभी भी उनकी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें मुझ पर गर्व होगा? टॉम शांत आवाज में जवाब देता है, तुमने बचपन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन उस दर्द ने तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाया। तुम चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, दिल से हमेशा एक अच्छे हेजहोग रहोगे। वो आगे कहता है, जिंदगी हर मोड़ पर हमारी परीक्षा लेती है, लेकिन हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है। हम बुराई का रास्ता चुनते हैं या अच्छाई का। और जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो अक्सर हम सही रास्ते पर होते हैं। सोनिक मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं आज बिल्कुल अलग हेजहोग होता। उधर शैडो अब टोक्यो पहुंच चुका था। वो शहर की स्क्रीन पर साल देखता है और गुस्से से भर जाता है। उन्होंने मुझे 50 साल तक कैद रखा। तभी गन के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और शैडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शैडो गुस्से में कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, और फिर वो अपनी शक्तियां एक्टिवेट कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो सभी सैनिकों को हरा देता है। उधर ग्रीन हिल्स में सोनिक और उसके दोस्त आराम से बोनफायर के पास बैठकर मशरूम पका रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक हेलीकॉप्टर उतरता है। उसमें से उतरती है गन की डायरेक्टर रॉकवेल। वो सोनिक से कहती है, टोक्यो में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है और मुझे कमांडर वॉल्टर्स ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। कमांडर वॉल्टर्स वही व्यक्ति थे जिन्होंने गन संगठन की स्थापना की थी। नकल्स हैरानी से पूछता है, हमारा नाम टीम सोनिक किसने रखा? सोनिक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो ये नाम काफी पसंद आया। फिर वो टॉम और मैडी से कहता है, तुम लोग खाना फ्रिज में रख दो, अब टीम सोनिक लोगों को बचाने के लिए निकल रही है। तीनों हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और टेलीपोर्टेशन रिंग की मदद से सीधे टोक्यो पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो शहर के ऊपर पहुंचते हैं, उन्हें एक भयानक धमाका दिखाई देता है। पूरा टोक्यो अफरा तफरी में डूबा हुआ था। तीनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। सोनिक मजाक में कहता है, हमें नहीं पता हमारा विलन कौन होने वाला है, चाहे वो गॉडजिला हो या फिर कोई किटी, हम उसे संभाल ही लेंगे। ये कहते ही तीनों हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देते हैं और एकदम हीरो स्टाइल में जमीन पर लैंड करते हैं। लेकिन वहाँ
चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक एक कार उनके ऊपर आकर गिरती है। नकल्स तुरंत उसे पकड़कर सबको बचा लेता है और तभी उनके सामने शैडो आ जाता है। तीनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। टेल्स धीरे से कहता है, सोनिक, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। सोनिक पूछता है, तुम कौन हो और मेरे जैसे क्यों दिखते हो? शैडो ठंडी आवाज में जवाब देता है, मेरा समय बर्बाद मत करो, यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें चोट पहुँचा दूं। सोनिक शांत रहने की कोशिश करता है, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन शैडो कहता है, तुम गन के हेलीकॉप्टर से आए हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नकल्स को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत शैडो पर पंच मारने बढ़ता है, लेकिन शैडो टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है। वो नकल्स का हाथ मरोड़ देता है और उसे बुरी तरह जमीन पर गिरा देता है। सोनिक और टेल्स तुरंत नकल्स को संभालते हैं। अब तीनों मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नकल्स कहता है, ये सोनिक से भी ज्यादा ताकतवर है। सोनिक जवाब देता है, तो हमें इसे मिलकर हराना होगा। लेकिन तभी शैडो फिर टेलीपोर्ट करता है और अचानक उनके पीछे आकर हमला कर देता है। वो सोनिक को पकड़कर आसमान में ले जाता है और उसे नीचे फेंक देता है। फिर कहता है, तुम सब बहुत कमजोर हो। शैडो अपनी बाइक पर बैठता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो चेतावनी देता है, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। लेकिन सोनिक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो फुल स्पीड में शैडो के पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वो उसके बराबर पहुंच जाता है। सोनिक फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शैडो उसकी तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। सोनिक अपनी स्पीड से हर अटैक से बचता जाता है। वो शैडो की बाइक पकड़ लेता है, लेकिन तभी शैडो उसे टेलीपोर्ट करके हवा में ले जाता है। अब वो दोनों इमारतों की छतों पर दौड़ रहे थे। सोनिक नीचे गिरता है, लेकिन शैडो अपनी बाइक से आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता है। फिर अचानक वो तेजी से नीचे आता है। सोनिक भी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है। दोनों की टक्कर इतनी ताकतवर होती है कि पूरे टोक्यो शहर की बिजली चली जाती है। जब सोनिक की आंख खुलती है तो शैडो वहाँ नहीं था और सोनिक हथकड़ियों से बंधा हुआ था। तभी टेल्स और नकल्स वहाँ पहुँचते हैं। टेल्स उसके हथकड़ी खोल देता है और कहता है, तुम्हें अकेले एक्शन नहीं लेना चाहिए था, हम तीनों एक टीम हैं। अब तीनों आगे की योजना बनाने के लिए चाओ गार्डन नाम के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये टोक्यो की एक मशहूर जगह थी। वहीं कुछ देर बाद कमांडर वॉल्टर्स भी वहाँ पहुँचते हैं। सोनिक उनसे पूछता है, वो काला हेजहॉग कौन था? कमांडर वॉल्टर्स जवाब देते हैं, उसका नाम शैडो है और उसकी कहानी तुम्हारी तरह ही शुरू हुई थी। लेकिन जहाँ तुम्हें इस धरती पर दोस्त और परिवार मिले, वहीं शैडो को सिर्फ दर्द और नुकसान मिला। फिर वो शैडो की कहानी बताते हैं। लगभग 50 साल पहले जब एक उल्का पिंड ओक्लाहोमा में गिरा तो उसके अंदर से शैडो मिला था। शैडो के पास एक अनोखी शक्ति थी, केओस एनर्जी। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि इस शक्ति से इंसानियत को एक नए युग में ले जाया जा सकता है। लेकिन शैडो की शक्ति बहुत खतरनाक साबित हुई। एक दिन लैब में भयानक दुर्घटना हुई जिससे पूरी लैब तबाह हो और उसी हादसे में मारिया की मौत हो गई, शैडो की सबसे करीबी दोस्त। इस हादसे के बाद प्रोजेक्ट के लीड वैज्ञानिक डॉक्टर जेरल्ड को दोषी ठहराया गया और उन्हें कैद कर दिया गया। इसके साथ ही शैडो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शैडो को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं था, इसलिए उसे स्टेसिस में डालकर हमेशा के लिए सुला दिया गया। लेकिन अब वो फिर से आजाद हो चुका था। सोनिक धीरे से कहता है, अगर शैडो 50 साल से कैद था तो उसे आजाद करने में किसी ने जरूर मदद की होगी। कमांडर वॉल्टर्स कहते हैं, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन शैडो के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। तभी अचानक रेस्टोरेंट के बाहर कई एग रोबोट्स प्रकट हो जाते हैं और बिना चेतावनी दिए फायरिंग शुरू कर देते हैं। सोनिक तुरंत खतरा भाप लेता है और चिल्लाता है, सब लोग नीचे झुको। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाका होता है। एग ड्रोन्स पूरे इलाके को घेर लेते हैं। टेल्स हैरानी से कहता है, ये रोबोट यहाँ कैसे आ सकते हैं? रोबोटनिक तो मर चुका था। पिछली लड़ाई के बाद सभी को यही लगा था कि डॉक्टर रोबोटनिक मर गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसी समय एक रहस्यमयी बाइकर वहाँ पहुँचता है। उसके पास हाईटेक गैजेट्स थे। वो एक डिवाइस एक्टिवेट करता है और एक ही झटके में सारे एग रोबोट्स को शॉक देकर बंद कर देता है। सोनिक तुरंत उससे पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन वो बाइकर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। उधर कमांडर वॉल्टर्स की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सोनिक उनके पास जाता है। कमांडर उसे एक की कार्ड देते हैं। सोनिक पूछता है, ये क्या है? कमांडर धीमी आवाज में कहते हैं, ये दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार की चाबी है। इसे गन ने बनाया था और अब मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। सोनिक, तुम ही इसे सुरक्षित रख सकते हो। इतना कहकर कमांडर वॉल्टर्स दम तोड़ देते हैं। कुछ ही पलों में गन संगठन के सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरे इलाके
इलाके को घेर लेते, लेकिन तब तक सोनिक और उसकी टीम वहां से निकल चुकी थी। उधर डायरेक्टर रोकवेल कमांडर के पास पहुंचती है। वो उनके शरीर के पास लॉन्च की ढूंढती है, लेकिन उन्हें वहां कोई चाबी नहीं मिलती। हाँ, उन्हें कमांडर के हाथ में सोनिक की एक फोटो जरूर मिलती है। रोकवेल गुस्से में कहती है, मुझे उस हेजहॉग पर पहले से ही भरोसा नहीं था, जरूर उसी ने चाबी चुरा ली है। उधर भागते हुए टेल्स सोनिक से पूछता है, हम भाग क्यों रहे हैं? क्या हम गन के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे थे? सोनिक जवाब देता है, जब तक हमें पूरी सच्चाई नहीं मिलती हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर वो उस रहस्यमयी बाइकर का पीछा करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो बाइकर एक सी पोर्ट पर जाकर रुक जाता है। वो धीरे से अपना हेलमेट उतारता है और तब पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि रोबोटनिक का असिस्टेंट स्टोन था। सोनिक उसे तुरंत पहचान लेता है। वो पूछता है, तुमने शैडो को आजाद क्यों किया? स्टोन शांत होकर कहता है, हमारा शैडो से कोई लेना देना नहीं है और मैं ये साबित कर सकता हूँ। इतना कहकर वो एक बटन दबाता है। अचानक समुद्र का पानी हिलने लगता है और पानी के अंदर से एक विशाल क्रैब शिप बाहर आ जाती है। जहाज के अंदर हम देखते हैं डॉक्टर रोबोटनिक अभी भी जिंदा है, लेकिन पिछले कई महीनों से वो उसी जहाज में छिपा हुआ था और लगातार फास्ट फूड खाने की वजह से अब वो पहले से काफी मोटा हो चुका था। वो अजीब सा पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। सोनिक और उसकी टीम उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सोनिक कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम अभी भी जिंदा हो। स्टोन रोबोटनिक से कहता है, हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोई हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आज रेस्टोरेंट पर हमला करने वाले एग रोबोट्स हमारे ही डिजाइन के थे। ये सुनकर रोबोटनिक गुस्से से भर जाता है। वो चिल्लाता है, जो भी मेरी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। फिर वो अपने सिस्टम की मदद से एग रोबोट्स की एनर्जी सिग्नल को ट्रैक करने लगता है। अब सोनिक और उसकी टीम फैसला करती है कि शैडो को रोकने के लिए उन्हें फिलहाल रोबोटनिक के साथ काम करना पड़ेगा। रोबोटनिक मुस्कुराकर कहता है, मैं सिर्फ एक शर्त पर तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। वो सोनिक की तरफ देखता है और कहता है, मुझे तुम्हारा एक बाल चाहिए। सोनिक हैरान होता है, लेकिन फिर भी उसे एक हेयर दे देता है। रोबोटनिक उस बाल को देखकर अजीब सी खुशी से मुस्कुराने लगता है और स्टोन तुरंत उसके लिए नए मिशन की तैयारी शुरू कर देता है। अब हमें शैडो दिखाई देता है। वो उसी पुरानी लैब में वापस पहुंच चुका था जहां उसे लगभग 50 साल पहले कैद करके रखा गया था। उस जगह से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। वहीं उसे जमीन पर पड़ा मारिया का एक पुराना स्केटिंग शू मिलता है। उसे देखते ही शैडो अतीत में खो जाता है। मारिया दरअसल डॉक्टर जेरल्ड की पोती थी। वो अक्सर उस लैब में आया करती थी। शैडो उस समय एक डोम के अंदर कैद रहता था। एक दिन मारिया उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब वो दोनों अक्सर साथ में समय बिताने लगते हैं, लेकिन लैब में शैडो पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर उदास रहता था। एक रात मारिया चुपके से शैडो को लैब से बाहर ले आती है। दोनों खुली छत पर बैठकर तारों भरा आसमान देख रहे थे। मारिया मुस्कुराकर कहती है, मेरे ग्रैंडपा कहते हैं कि इन तारों की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं और जब तक हम उस तारे को देख पाते हैं तब तक शायद वो तारा असल में मौजूद ही नहीं रहता। शैडो थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, मतलब तारा खत्म हो जाने के बाद भी चमकता रहता है? ये सच में बहुत खूबसूरत है। मारिया हंसते हुए पूछती है, तो तुम किस तारे से आए हो? शैडो धीरे से जवाब देता है, मुझे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं। मारिया मुस्कुराकर कहती है, तो फिर अब पृथ्वी ही तुम्हारा घर है। एक दिन जब वो दोनों अपने बनाए छोटे से खेल वाले घर में बैठे थे, तभी डॉक्टर जेरल्ड वहाँ पहुँचते हैं। वो घबराए हुए थे। वो कहते हैं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। असल में सरकार ने उस लैब को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया था, लेकिन जेरल्ड ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शैडो को हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता। इसलिए तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक सैनिक उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन कमांडर वॉल्टर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस दौरान गलती से एक गोली पास रखे एनर्जी कंटेनर में लग जाती है और अगले ही पल एक भयानक धमाका हो जाता है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि सब लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब शैडो को होश आता है तो वो देखता है कि मारिया जमीन पर गिरी हुई है और वो मर चुकी थी। डॉक्टर जेरल्ड और शैडो दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। उसके बाद सरकार डॉक्टर जेरल्ड को गिरफ्तार कर लेती है और शैडो को भी फिर से एक कैद में बंद कर दिया जाता है। इन यादों को याद करते हुए शैडो भावुक हो जाता है। तभी उसे पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है और सामने खड़े थे डॉक्टर जेरल्ड। शैडो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। जेरल्ड कहते हैं, मुझे पता था तुम एक दिन वापस घर जरूर आओगे। शैडो दुख भरी आवाज में कहता है, मैं उस दर्द को भूल
नहीं पा रहा। मुझे हर दिन मारिया की याद आती है। जेरल्ड गुस्से में कहते हैं, उन लोगों की वजह से मारिया हमसे छीन ली गई, अब उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उसी समय सोनिक, टेल्स, नकल्स और रोबोटनिक उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां से एग रोबोट्स का सिग्नल आ रहा था। ये वही पुरानी लैब थी जहां इस समय शैडो और जेरल्ड मौजूद थे। नकल्स अपने एक जोरदार पंच से लैब का मेन गेट तोड़ देता है। अंदर खड़ा शैडो तुरंत समझ जाता है कि कोई आ चुका है। जेरल्ड मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है हमारे मेहमान आ चुके हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। अब सोनिक और बाकी सभी लैब के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह आखिर है क्या। सोनिक चारों तरफ देखकर कहता है, ये जगह किसी पुराने मिलिट्री बेस जैसी लग रही है जो कई सालों से बंद पड़ा है। लैब के अंदर कई रास्ते थे, इसलिए वो 3 अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं। टेज और स्टोन साथ में जाते हैं, नकल्स अकेले आगे बढ़ता है और सोनिक रोबोटनिक के साथ रहता है। उसे रोबोटनिक पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। नकल्स को हमेशा से भूतों से बहुत डर लगता था, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। तभी अचानक शैडो उसके सामने प्रकट हो जाता है और एक झटके में नकल्स को पकड़ लेता है। उधर शैडो अचानक टेल्स और स्टोन के पीछे भी पहुंच जाता है। दोनों घबरा जाते हैं और शैडो उन्हें भी पकड़ लेता है। इधर सोनिक और रोबोटनिक लैब के एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां सोनिक को मारिया का बनाया हुआ छोटा सा खेल का घर दिखाई देता है, साथ ही दीवार पर लगी एक फोटो भी जिसमें शैडो और मारिया खुशी से साथ खड़े थे। ये देखकर सोनिक समझ जाता है कि कभी शैडो की भी एक फैमिली हुआ करती थी। सोनिक रोबोटनिक से कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हारी भी एक फैमिली होती तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? शायद तुम सुपर विलन नहीं बनते। रोबोटनिक ठंडी आवाज में कहता है, ये कभी संभव नहीं था, मेरा कोई नहीं है और रोबोटनिक नाम मेरे साथ ही खत्म होगा। तभी सोनिक को जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो उन निशानों का पीछा करते हुए एक बड़े कमरे तक पहुंच जाता है। ये वही जगह थी जहां कभी शैडो को कैद करके रखा गया था। अचानक शैडो पीछे से सोनिक पर हमला कर देता है। वो गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, और एक जोरदार पंच मारकर सोनिक को बेहोश कर देता है। उधर रोबोटनिक को अपने पुराने एग रोबोट्स दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो धीरे धीरे एक गाना गुनगुना रहा था। रोबोटनिक उसे पहचान नहीं पाता और कहता है, तुम जरूर चोर हो, क्योंकि इन एग रोबोट्स का असली क्रिएटर मैं हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है, असल में तुम्हें ये विरासत मुझसे ही मिली है, क्योंकि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर जेरल्ड। रोबोटनिक उस बूढ़े आदमी को ध्यान से देखता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में उसका ग्रैंडफादर हो सकता है। लेकिन जब वो उससे कुछ कठिन मैथमेटिक्स के सवाल पूछता है और वो बूढ़ा आदमी उन्हें आसानी से हल कर देता है, तब रोबोटनिक को यकीन हो जाता है वो सच में डॉक्टर जेरल्ड रोबोटनिक ही थे। रोबोटनिक उनसे मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन फिर वो उनसे एक सवाल पूछता है, अगर आप इतने सालों से जिंदा थे तो पूरी जिंदगी आप मेरे साथ क्यों नहीं रहे? जेरल्ड जवाब देते हैं, क्योंकि मुझे पिछले 50 सालों से एक सीक्रेट प्रिजन में कैद रखा गया था, लेकिन अब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। उधर शैडो ने सोनिक, टेल्स और नकल्स को पकड़ लिया था और उन्हें एक बड़े पिलर से बांध दिया था। सोनिक जब दो रोबोटनिक को देखता है तो वो पूरी तरह चौंक जाता है। जेरल्ड मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम सोचते हो एक रोबोटनिक खतरनाक है, हम दोनों मिलकर एक से भी ज्यादा खतरनाक हैं। सोनिक समझ जाता है कि ये सब किसने किया है। वो कहता है, तो शैडो को कैद से तुमने ही आजाद किया था। तभी शैडो सीक्रेट वेपन की कार्ड हासिल कर लेता है। वो गुस्से में कहता है, गन संगठन ने हमसे सब कुछ छीन लिया और अब मैं उनसे सब कुछ छीन लूंगा। जेरल्ड आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इक्लिप्स कैनन, एक ऐसा हथियार जिसे मैंने खुद बनाया है। जेरल्ड बताते हैं, जब मैं जेल में था तब मैंने अपनी आजादी के बदले सरकार से एक डील की थी और उसी डील के तहत मैंने बनाया इक्लिप्स कैनन। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसकी सिर्फ एक स्ट्राइक दुनिया के किसी भी कोने को पूरी तरह तबाह कर सकती है और अब हम इसी हथियार से गन हेडक्वार्टर को नष्ट करेंगे। सोनिक गुस्से में कहता है, अगर तुमने वो हथियार इस्तेमाल किया तो सिर्फ गन ही नहीं, हजारों निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन जेरल्ड ठंडी आवाज में कहते हैं, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। फिर वो रोबोटनिक की तरफ मुड़कर कहते हैं, इक्लिप्स कैनन को एक्टिवेट करने के लिए 2 की कार्ड्स की जरूरत है। एक हमें मिल चुकी है और दूसरी गन हेडक्वार्टर में मौजूद है। जैसे ही हमें दोनों चाबियां मिल जाएगी, मैं इस हथियार पर पूरा कंट्रोल पा लूंगा। इसके बाद रोबोटनिक अपनी क्रैब शिप को बुला लेता है और वो सब वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले शैडो एक मार्बल बोल को एक्टिवेट करता है। अचानक वो बोल एक छोटे ब्लैक होल में बदल जाती है जो आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगती है। सोनिक और उसके दोस्त भी धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगते हैं। तीनों डर जाते हैं। नकल्स जल्दी से अपने दांतों से एक तार पकड़ लेता है, लेकिन वो अभी भी हवा में लटके हुए थे। तभी सोनिक को एक आइडिया आता है। वो टेल्स के बैग से एक टेलीपोर्टेशन रिंग निकालता है और उसे दूर फेंक देता है। रिंग एक्टिवेट हो जाती है
और ब्लैक होल में खिंचने से ठीक पहले तीनों उस रिंग के जरिए बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद ब्लैक होल उस पूरे पहाड़ को निगल जाता है। सोनिक, टेल्स और नकल्स मुश्किल से बच पाते हैं। उधर रोबोटनिक और जेरल्ड अपनी शिप से ये सब देख रहे थे। उनके स्कैनर में कोई भी लाइव सिग्नल दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि सोनिक और उसके दोस्त मर चुके हैं। रोबोटनिक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उस ब्लू हेजहॉग को कब से मारना चाहता था, लेकिन ग्रैंडपा आपने तो एक ही दिन में काम खत्म कर दिया। जेरल्ड हंसते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम दोनों मिलकर नष्ट न कर सके। स्टोन अब शिप की दिशा गन हेडक्वार्टर की तरफ सेट कर देता है और कहता है, वहाँ पहुँचने में हमें लगभग एक दिन लगेगा। जेरल्ड रोबोटनिक से कहते हैं, तब तक क्यों ना हम इस समय का इस्तेमाल करें ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें और वो सब करें जो तुम बचपन में अपने ग्रैंडफादर के साथ करना चाहते थे। अब दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। रोबोटनिक अपने ग्रैंडफादर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है, क्रिसमस मनाता है और वो सब करता है जो उसने अपने बचपन में कभी नहीं किया। वो बेहद खुश था, लेकिन स्टोन इस सबसे खुश नहीं था क्योंकि अब रोबोटनिक अपने ग्रैंडफादर में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने स्टोन को लगभग भूल ही गया था। स्टोन उदास होकर अपनी लाई हुई कॉफी कूड़ेदान में फेंक देता है और तभी हमें पता चलता है कि रोबोटनिक और जेरल्ड असल में ये सब VR हेडसेट की मदद से कर रहे थे। ये हेडसेट इतने एडवांस थे कि उन्हें पहनकर वर्चुअल दुनिया बिल्कुल असली दुनिया जैसी लगती थी। अब कहानी हमें वापस टॉम और मैडी के पास लेकर आती है। दोनों साथ बैठकर अच्छा समय बिता रहे थे। टॉम मुस्कुराते हुए कहता है, पिछले कुछ सालों में हमने सोनिक के साथ मिलकर इतने सारे एडवेंचर किए हैं कि अब दुनिया बचाने की आदत सी हो गई है। तभी अचानक उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और उसी में से सोनिक, नकल्स और टेल्स बाहर आ जाते हैं। सोनिक जल्दी से टॉम और मैडी से कहता है, मुझे एक सुपर डेंजरस और टॉप सीक्रेट मिशन में तुम्हारी मदद चाहिए। टॉम और मैडी एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत तैयार हो जाते हैं। मैडी हंसते हुए कहती है, वैसे भी हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे। अब टेल्स सबको पूरा प्लान समझाता है। वो कहता है, हमें गन हेडक्वार्टर में घुसकर वहाँ से एक की कार्ड हासिल करनी होगी। सोनिक तुरंत कहता है, मेरे पास इससे भी आसान प्लान है। मैं अपनी सुपर स्पीड में दौड़कर जाऊंगा और कुछ ही सेकंड में वो की कार्ड लेकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन टेल्स सिर हिलाते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि गन हेडक्वार्टर के चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड लगी हुई है। अगर तुम उससे टकराए तो सीधा राख बन जाओगे। इसलिए टेल्स अपना असली प्लान बताता है। हमें पहले हेडक्वार्टर के अंदर घुसना होगा, फिर उनके सर्वर में एक USB ड्राइव डालनी होगी जिससे उस एनर्जी शील्ड को बंद किया जा सके। उसके बाद हमें पूरे टावर का कंट्रोल मिल जाएगा। और यहीं पर टेल्स बताता है कि हमें टॉम और मैडी की मदद क्यों चाहिए, क्योंकि केवल वही दोनों इंसानों की तरह उस टावर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन टेल्स एक और खतरे के बारे में बताता है। की कार्ड तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई खतरनाक लेजर सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना होगा जो तुम्हें एक सेकंड में टुकड़ों में काट सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे डेटाबेस में उस जगह का कोई भी पूरा नक्शा मौजूद नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि अंदर क्या होने वाला है। ये सुनकर मैडी थोड़ा सोचती है, फिर वो कहती है, इस प्लान में जान का बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मेरे पास एक आसान तरीका है। वो कहती है, हमें सोनिक को फिर से मास्टर एमरल्ड का इस्तेमाल करने देना चाहिए जिससे वो सुपर सोनिक बन जाएगा और फिर वो आसानी से की कार्ड ले सकता है। लेकिन सोनिक तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मास्टर एमरल्ड बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है और हमने वादा किया था कि कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इसकी लोकेशन भी सिर्फ नकल्स को ही पता है। नकल्स गंभीर आवाज में कहता है, मैं मास्टर एमरल्ड का गार्डियन हूँ और जो भी उस एमरल्ड को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। सोनिक फिर टॉम और मैडी की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों ने हमेशा मुझे सही रास्ता चुनना सिखाया है और टेल्स का प्लान ही सही रास्ता है। टॉम और मैडी एक दूसरे को देखते हैं और आखिरकार मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सब मिलकर गन हेडक्वार्टर की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। शैडो का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। इक्लिप्स कैनन अभी भी एक्टिवेट होना बाकी है और दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सोनिक और उसके दोस्तों को अभी गन हेडक्वार्टर में घुसकर वो दूसरी की कार्ड हासिल करनी होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो इतने खतरनाक मिशन को पूरा कर पाएंगे? क्या शैडो को उसके दर्द से बाहर लाया जा सकेगा या फिर उसकी नफरत पूरी दुनिया को तबाह कर देगी? ये सब हमें पता चलेगा इस कहानी के अगले पार्ट में। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मूवी का सेकंड पार्ट जल्दी आए तो अभी इसी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर मुझे अगला पार्ट जल्दी लाने की मोटिवेशन देता है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।